हाँ स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक लेंगे बोन का। बोन काफी दिनों से रुकी हुई है जो है। अब बोन को देखते हैं। जो बोन, इट इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल टिश्यू। हार्डेस्ट तो है ये जो है। सबसे हार्ड टिश्यू है बोन। हार्ड के साथ साथ ये नॉन प्लायबल है। नॉन प्लायबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल नहीं है। नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लचीले को बोलते हैं। जो बोन फ्लेक्सिबल है, लचीली नहीं होती। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, प्लायबल होता है। कार्टिलेज जो है वो सॉलिड भी होता है और प्लायबल भी होता है। कार्टिलेज लिक्विड या गैस नहीं है, सॉलिड है, प्लायबल है। प्लायबल का मतलब फ्लेक्सिबल है, लचीला है। ईयर हो या नोज हो, कहीं से भी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें। तो कार्टिलेज सॉलिड के साथ साथ प्लायबल है, फ्लेक्सिबल है। बोन हार्ड है, नॉन प्लायबल, नॉन फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट ज्यादा है। ये नॉन प्लायबल इसलिए है ड्यू टू मोर इनऑर्गेनिक साल्ट्स। बोन हार्ड है, नॉन प्लायबल इसलिए है क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट है, जो जिसकी वजह से हार्डनेस आई है उसमें जो है। देखेंगे इसके बारे में जो है। तो बोन के बारे में देखेंगे डिटेल सारी जो है। कैल्शियम साल्ट की वजह से ये नॉन प्लायबल है। कैल्शियम साल्ट की वजह से ये नॉन प्लायबल है। जो बोन की कंपोजिशन, बोन के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है, दोनों होते हैं। जो बोन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं? तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं hyaluronic एसिड, कॉन्वेलोटिन सल्फेट, और मेन तो जो है वो है प्रोटीन्स है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन है जो काफी ज्यादा मिलती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन है। प्रोटीन के नाम क्या क्या है? कोलाजन, दूसरी है डेकोरिन, तीसरी है ऑस्टियोमैक्टिन, चौथी है ऑस्टियोपोंटिन, पहले मैं देख लेता हूं वीडियो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। जो है इस वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? इसमें ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हाइड्रोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये तो कार्बोहाइड्रेट है। जो सबसे ज्यादा प्रोटीन है बोन के अंदर वो है कोलाजन।
कोलाजन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू में मिलती ही है, जो हमारी बॉडी में भी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन कार्टिलेज में भी, बोन में भी सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलाजन ही है, जो मैक्सिमम प्रोटीन्स। कोलाजन, डेकोरिन, ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोपोंटिन, ऑस्टियोकैल्सिन, ये प्रोटीन है जो बोन के अंदर मिलती है। कोलाजन सबसे ज्यादा है, डेकोरिन भी है, बोन के अंदर मिलती है, इसलिए सभी का आगे नाम ऑस्टियो लगा रखा है। ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोपोंटिन, ऑस्टियोकैल्सिन, ये कुछ फेमस प्रोटीन है जो बोन के अंदर मिलती है। वैसे तो हम बोन के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको इकट्ठे रूप से ओसिन बोल देते हैं। जो कई जगह लिखा होगा कि बोन में ओसिन प्रोटीन होती है, जो कुछ जगह लिखा होगा बोन के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको ओसिन बोल देते हैं। जो बोन के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ओसिन बोल देते हैं, और कुछ जगह लिखा होगा बोन में प्रोटीन ओसिन है। वैसे रियलिटी में बोन के अंदर प्रोटीन तो ये है, ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोपोंटिन, ऑस्टियोकैल्सिन, डेकोरिन, कोलाजन। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बोन के अंदर मिलते हैं। जो इसके अलावा बोन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं? बोन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, ये मैक्सिमम है 65% के आसपास, ये 80% के आसपास हो जाएगा। जो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट बोन के अंदर मिलते हैं? बोन के अंदर कैल्शियम ये हो गया, फॉस्फोरस ये हो गया, मैग्नीशियम ये हो गया, फ्लोराइड ये हो गया। ये एलिमेंट है बोन के अंदर, ये एलिमेंट होते हैं जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन, ये एलिमेंट बोन के अंदर होते हैं। इनऑर्गेनिक है, याद रखना होगा अर्ली एज में ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, और ओल्ड एज में ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होने की वजह से बोन ब्रिटल हो जाती है, टूटने लग जाती है जो, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होने की बोन फ्लेक्सिबल होती है। बच्चे की बोन गिर भी जाए, कितनी ऊपर से गिर जाए, बच्चे की दिक्कत नहीं आती, बोन फ्लेक्सिबल होती है, टूटती नहीं है जो। और बुढ़ापे में थोड़ा सा भी कहीं से गिर जाए तो बोन में फ्रैक्चर आ जाता है जो, क्योंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं जो। क्या लिखोगे? कि ड्यू टू लेस inorganic substances in children's bones are more flexible. बोन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होता है अर्ली एज में जो, बट बोन्स बिकम ब्रिटल, टूटने लायक हो जाती है। बोन्स बिकम ब्रिटल एंड फ्रैक्चर अकर इन लेट एज ड्यू टू मोर inorganic substances.
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की वजह से बोन ब्रिटल हो जाती है, टूट जाती है, तो फ्रैक्चर आ जाता है बुढ़ापे में जो। लेकिन अर्ली एज में फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए फ्रैक्चर नहीं आते बच्चों में जो है, क्योंकि अर्ली एज में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होता है, बाद में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरा, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ हाइड्रोक्सी और जुड़ जाए तो हार्डनेस इसी की वजह से आती है। हार्डनेस ड्यू टू हाइड्रोक्सी ग्रुप या ड्यू टू हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन, OH ग्रुप ऐड होने को हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन की वजह से हार्डनेस आती है बोन में जो। और कैल्शियम फॉस्फेट से जब हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाए तो इस केमिकल का नाम बन जाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाए तो बन जाता है केमिकल हाइड्रोक्सी एपेटाइट। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रखा इस फॉर्मूले को, जो बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं, बायोलॉजी है ये, कोई केमिस्ट्री नहीं है। जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बन जाता हाइड्रोक्सिलेशन से, कैल्शियम फॉस्फेट से। हाइड्रोक्सी एपेटाइट हमारी बॉडी के एनामेल में भी मिलता है, जो आल्सो फाउंड इन एनामेल। जो फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ये वाला हिस्सा है, दांत का ये दिख रहा है, ये एनामेल है, ये हार्डेस्ट पार्ट है। इसमें भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। जो टीथ के एनामेल में भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, बोन में भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट ज्यादा है, इसलिए ये फर्स्ट हार्डेस्ट पार्ट है। हमारी बॉडी का सेकंड हार्डेस्ट पार्ट डेंटाइन है। सेकंड हार्डेस्ट पार्ट, सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस वो है डेंटाइन। एनामेल, डेंटाइन, टीथ वगैरह की सारी डिटेल हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे को, आगे पढ़ेंगे। जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस एनामेल है, उसमें भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, बोन में भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। सेकंड हार्डेस्ट पार्ट जो डेंटाइन है, फिर उसके बाद बोन का नंबर आता है। जो डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है। जो अच्छा, हार्डेस्ट टिश्यू की स्टडी चल रही है, बोन हार्डेस्ट टिश्यू है। और सॉफ्टेस्ट टिश्यू ब्लड है, सबसे सॉफ्ट टिश्यू ब्लड है, सबसे हार्ड टिश्यू बोन है, टिश्यू है बोन। हार्डेस्ट और सेकंड हार्डेस्ट पार्ट तो हमने बता दिए कौन कौन से। अच्छा, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम फॉस्फोरस सबसे ज्यादा है बोन के अंदर। बोन में कैल्शियम और फॉस्फोरस सबसे ज्यादा है। कहां से आ सकते हैं ये? तो कैल्शियम फॉस्फोरस को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या केमिकल है, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है बोन की, वो मैं निकाल रहा हूं। कैल्शियम फॉस्फोरस दूध के अंदर होते हैं जो, और दूध के प्रोडक्ट में होते हैं। दूध से चाहे दही बने चाहे पनीर बने, इनमें कैल्शियम फॉस्फोरस ज्यादा होता है, इसलिए हड्डियां कमजोर है तो ये दूध के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। कैल्शियम फॉस्फोरस आर फाउंड इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट में कैल्शियम फॉस्फोरस मिलते हैं, तो ये यूज करनी चाहिए अगर बोन वीक है तो मिल्क के प्रोडक्ट में चाहे पनीर हो सकता है, दही हो सकता है, और दूसरी चीज होती है ये बोन्स आर वीक ड्यू टू less calcium phosphorus than milk product
शुड बी यूज्ड। मिल्क के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए अगर बॉडी में कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी है तो वो कमी दूर हो जाएगी। अच्छा, हमारे मिल्क में काफी ज्यादा क्या होता है, मिल्क में कैल्शियम, लेकिन विटामिन डी उस ब्लड के कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाती है। विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सिफेरॉल हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में विटामिन डी रोल प्ले करती है। कैल्सीफिरोल, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, फिरोल मतलब कीप, अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम रखने में हेल्प करती है। एक ऐड आती थी पहले जो बॉर्नविटा की आती थी, किसकी आती थी, बोला तुम्हारे बच्चों का दूध का कैल्शियम वेस्ट जा रहा है, जो तुम्हारे बच्चों के अंदर जो दूध है उसका कैल्शियम वेस्ट जा रहा है, तुम बॉर्नविटा पियो या हॉर्लिक्स पियो, तुम्हारे बच्चों का कैल्शियम वेस्ट नहीं जाएगा, दूध वेस्ट नहीं जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि बॉर्नविटा में क्या है, कैल्सीफिरोल या विटामिन डी है जो दूध के कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाएगी। विटामिन डी नहीं होगी जो कितना दूध पी लो सारा दूध का कैल्शियम निकल जाएगा एलिमेंट्री कैनाल से, अब्सॉर्ब नहीं होगा कैल्शियम। कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा अगर विटामिन डी की बॉडी में कमी है तो विटामिन डी जरूरी है कैल्शियम के अब्सॉर्ब होने के लिए। तो चाहे कितना भी कैल्शियम ले लो, विटामिन डी नहीं है तो बॉडी बोन कमजोर हो जाएंगी, कैल्शियम कमी से बोन वीक होंगे। बोन बिकम वीकर, बोन बिकम्स बोन बिकम वीकर ड्यू टू बोन बिकम वीकर ड्यू टू बोन बिकम वीकर, बोन हड्डियां कमजोर हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम की कमी से बोन वीक हो जाएंगी। जो दो डिजीज होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, एक होती है रिकेट्स, एक होती है ऑस्टियोमलासिया। ये चिल्ड्रन में होती है, बच्चों में होती है, ये एडल्ट में होती है। रिकेट्स में बोन बो शेप हो जाती है, बोन जो हड्डियां हैं बो या धनुष जैसी हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, हड्डियां ऐसे मुड़ जाती है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है बच्चों में अगर रिकेट्स बीमारी है, विटामिन डी की कमी है। और ऑस्टियोमलासिया में भी बोन जो है अडल्ट में होती है और इसमें भी बोन वीक हो जाती है। क्या करना चाहिए ऐसे केस में अगर रिकेट्स ऑस्टियोमलासिया है तो? दो चीजें दी जाएगी मार्केट में, कैल्शियम की टैबलेट भी अवेलेबल है, विटामिन डी भी मार्केट में अवेलेबल है, वो विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट दो और दूध के प्रोडक्ट खाओ। कैसे ठीक होगी ये? दीज आर करेक्टेड, ठीक हो सकती है थ्रो मिल्क प्रोडक्ट, विटामिन डी एंड कैल्शियम टैबलेट। विटामिन डी की टैबलेट लो, कैल्शियम की टैबलेट लो, विटामिन डी की टैबलेट लो, कैल्शियम की टैबलेट लो, विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट लेंगे तो बोन में रिकेट्स ऑस्टियोमलासिया ठीक हो जाएगी। जो कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, दूध से कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम की टैबलेट से कैल्शियम मिलेगा और विटामिन डी उस कैल्शियम को अब्सॉर्ब करा देगी।
और बोन में पहुंच जाएगा वो कैल्शियम, बोन फिर से स्ट्रांग हो जाएगी, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। चलो इसके अलावा और कोई बोन की डिजीज? दो हार्मोन भी, 3 हार्मोन होते हैं जो बोन को स्ट्रॉन्ग, बोन के अंदर कैल्शियम को हैंडल करते हैं। कैल्सिटोनिन, ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हीट ट्रांसफर कैल्शियम from blood to bone। दूसरा है पैराथ हार्मोन, ये है हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन है पैराथ हार्मोन, थायराइड का है थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये इसका अपोजिट फंक्शन करता है कैल्सिटोनिन का। इट ट्रांसफर कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड। ब्लड में अगर कैल्शियम कम हो गया तो बोन में से कैल्शियम ब्लड में ला देगा पैराथ हार्मोन, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा तो बोन में भेज देगा कैल्सिटोनिन। तो पैराथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो बोन का कैल्शियम ज्यादा ब्लड में आ जाएगा और बीमारी हो जाएगी। ड्यू टू एक्सेस पैराथ हार्मोन मोर कैल्शियम मूव फ्रॉम बोन टू ब्लड और बोन की डिजीज हो जाएगी, बोन अब्नॉर्मलिटी हो जाएगी, ओस्टेटिस फिब्रोसा सिस्टिका। पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा है तो पैराथायराइड हार्मोन बोन में से ज्यादा कैल्शियम ब्लड में ला देगा और ब्लड का कैल्शियम निकलने से बोन वीक हो जाएगी और बीमारी का नाम है ओस्टिटिस फिब्रोसा सिस्टिका। ओस्टियोपोरोसिस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन से एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन इन फीमेल फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। जो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है और फ्रैक्चर में अकर इन फीमेल, फ्रैक्चर में अकर इन सच फीमेल्स। ऑस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होती है, फीमेल के अंदर होती है आफ्टर मीनोपॉज। फीमेल में 45-50 की एज के बाद में मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, इसको मीनोपॉज बोलते हैं। फीमेल में 50 की एज के बाद में मेंसेस रुक जाते हैं, इसको बोलते हैं मीनोपॉज। फीमेल में मेंसेस रुकने को बोलते हैं मीनोपॉज। और 50 के बाद जब मीनोपॉज होगी तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे जो। और ये ऑस्टियोपोरोसिस अबनॉर्मलिटी है। ऑस्टियो मतलब बोन, पोर मतलब छेद, बोन में छेद होने लग जाते हैं, फ्रैक्चर होने लग जाते हैं और ये अबनॉर्मलिटी भी बोन की अबनॉर्मलिटी है। ये बोन की प्रॉब्लम्स है। पैगेट डिजीज,
बोन बिकम सॉफ्ट। पैगेट बीमारी में बोन कमजोर हो जाती है, जो बोन बहुत सॉफ्ट हो जाती है पैगेट डिजीज के अंदर। ऑस्टियोमाइलिटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ बोन। बोन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियोमाइलोडिस्प्लेजिया, मोर बोन मैरो, इन ब्लड इन बोन। बोन के अंदर टिश्यू होता है जिसको बोन मैरो टिश्यू बोलते हैं। बोन मैरो टिश्यू ज्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे, और बोन मैरो कैविटी भी बढ़ जाएगी। जो बोन के अंदर जो कैविटी होती है, बोन मैरो कैविटी, बोन के अंदर कैविटी होती है, बोन मैरो कैविटी वो बड़ी हो जाती है, तो बोलते हैं ऑस्टियोमाइलोडिस्प्लेजिया। और लास्ट डिजीज जो बोन की है वो है बोन का कैंसर। बोन के कैंसर को हम बोलते हैं ऑस्टियोमा भी बोल देते हैं या ऑस्टियोसार्कोमा। बोन कैंसर, बोन के कैंसर को ऑस्टियोमा भी बोलते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा भी बोलते हैं। ये बोन की डिजीज थी। अब हम आते हैं बोन पे। बोन पे आएंगे। बोन कितने टाइप की होती है? ब्राइट बोन, डीकैल्सिफाइड बोन, ड्राइड बोन, मैंने बताया बोन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाल दोगे बोन का तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टडी कर सकते हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाल दोगे तो इनऑर्गेनिक स्टडी कर सकते हो। तो बोन में से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाल दिया जाए, कैसे निकालेंगे बोन का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस of the bone are removed if we place the bones in HCl or HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड में अगर बोन को रख देंगे तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हट जाएगा। कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हट जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, ये हट जाएंगे। आप रिमूव। एलिमेंट को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह के बारे में। जो अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हटाने हैं बोन के तो बोन को HCl या HNO3 में रख दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड में रख दो। जो ये एलिमेंट हट जाएंगे, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्योंकि सबसे ज्यादा कैल्शियम है तो इसलिए कैल्शियम हटाए, इसलिए इस बोन को बोलेंगे डीकैल्सिफाइड बोन। डी का मतलब रिमूवल, कैल्सिफाइड का मतलब कैल्शियम। डीकैल्सिफाइड बोन में हम कैल्शियम को रिमूव कर सकते हैं। जो डीकैल्सिफाइड बोन में हम कैल्शियम को रिमूव कर सकते हैं। जो लेकिन नाम डीकैल्सिफाइड बोन है, लेकिन इसके सारे ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हट जाते हैं, सारे एलिमेंट है, सारी मिनरल हट जाती है। इसकी डीकैल्सिफाइड बोन में सारी मिनरल हट जाती है, सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बचता है, उसको स्टडी कर सकते हो आराम से। लेकिन नाम से मालूम पड़ रहा है कि सिर्फ कैल्शियम हटाया है, कैल्शियम नहीं हटाया हमने, सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हटा दिए, लेकिन कैल्शियम ज्यादा था इसलिए वो हट गया, इसलिए इस बोन का नाम है डीकैल्सिफाइड बोन। तो क्या स्टडी कर लोगे अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हटा दें तो? ऑर्गेनिक सब्सटेंस
कैन बी स्टडीड। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन बी स्टडीड, किसके? बोन के। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब सेल। सेल के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है, सब कुछ स्टडी कर सकते हो। डीकैल्सिफाइड बोन में सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, सिर्फ सेल होगा, सेल का अरेंजमेंट स्टडी कर सकते हो। मैं डीकैल्सिफाइड बोन का डायग्राम भी बनाऊंगा, जो उसमें किस तरह से वो जो है सेल अरेंज होती है, रिंग्स में सेल अरेंज होती है, कैसे पता लगाया गया कि सेल्स रिंग में अरेंज है, उसमें कैविटी है। तो बोन की सारी ऑर्गेनिक स्टडी जो है, सेल वगैरह की स्टडी हम स्टडी कर सकते हैं उसका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाल के, क्योंकि बोन में दो ही चीजें हैं, सेल है और उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हटा दो, सेल सेल बच जाएंगे, आराम से स्टडी कर लेंगे हम डीकैल्सिफाइड बोन के अंदर। और तो डीकैल्सिफाइड बोन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इजीली आराम से स्टडी कर सकते हो। अगर हमारे को ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाल दे, सेल हटा दे, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टडी कर लोगे। तो ड्राइड बोन का मतलब गर्म कर दी गई है, सुखा दी गई है। जब आप बोन को गर्म करते हैं तो सारी सेल ब्रेक डाउन हो जाती है। गर्म करने से एलिमेंट तो लॉस नहीं होते, गर्म करोगे एलिमेंट या मिनरल्स तो सेम रह जाएगी, सेल का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जल जाएगा और गैस बढ़ के बाहर आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर हटा दोगे सेल में से, सेल को हटा दोगे, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सबको तोड़ दोगे, तो मिनरल बचेंगी जो। तो ड्राइड बोन क्या होते हैं? जब बोन को गर्म करते हैं तो बोन को ड्राइड बोन बोलते हैं, और इसमें सेल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस हट जाता है। और क्या स्टडी कर लेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टडी कर लेंगे। क्या लिखूं? डीकैल्सिफाइड था ये। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ड्राइड बोन में हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हटा देते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हटा के एंड वी कैन स्टडी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक हटाओ तो इनऑर्गेनिक स्टडी हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हटाओ तो ऑर्गेनिक स्टडी हो जाएगा। तो ड्राइड में बोन को हीट करते हैं, बोन्स आर हीटेड। बोन को हीट करेंगे, बोन को गर्म करेंगे, बोन को हीट करेंगे, बोन को गर्म करेंगे, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हट जाएगा, सेल हट जाएगी, ये बचेगी। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक टाइप से राख ही बचेगी मेरे हिसाब से। तो बोन में से जब गर्म कर दो तो सेल ही निकल गई, तो ये एलिमेंट बचेंगे। तो एलिमेंट एक टाइप से राख की जैसे ही बचेंगे, या बोन में कहीं वो बोन जो है छेद वाली बन जाएगी, सेल गायब हो जाएंगे और उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चिपका हुआ मिल जाएगा जो। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बोन का हटा सकते हो गर्म करके, और उसका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फिर ऑर्गेनिक हट गया, इनऑर्गेनिक स्टडी करने के लिए ये चीज स्टडी करने के। तो गर्म किया गया है, इसलिए बोन को ड्राइड बोन बोलते हैं। बोन का कैल्शियम हटा दें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हटा दें, तो डीकैल्सिफाइड बोन। ये HCl HNO3 में रखना पड़ेगा। और बोन में गर्म कर दें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हट जाएगा, इनऑर्गेनिक स्टडी कर लोगे, तो बोन को ड्राइड बोन बोलेंगे। बोन जो होती है, नॉर्मल बोन होती है, वो देखो धुंधली होती है, जो धुंधली होती है बोन जो नॉर्मली यूज होती है, चमक नहीं होती उसमें। केओच डाल दो, उसके ऊपर जितना भी बोन के ऊपर मटेरियल लगा हुआ है वो हट जाएगा जो, और बोन को ब्राइट बोन बोलेंगे, चमकदार बोन जो। इफ बोन इज washed with KOH, बोन को वाश करते धो दे KOH में, तो बोन को ब्राइट बोन बोलो। If bone is washed with KOH, then bone become bright। बोन को KOH से धो दो, बोन ब्राइट हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, और बोन को बोलेंगे ब्राइट बोन। बोन को क्या बोलोगे? ब्राइट बोन। दो बोन होगी, डीकैल्सिफाइड बोन होगी, ड्राइड बोन होगी।
डिकैल्सिफाइड, ड्राइड, ड्राइड बोन, कुछ बोन लेते हैं। जो बोन बोन ऑर्गन में तो नहीं मिलती है ना, बोन ऑर्गन में नहीं मिलती, लेकिन कुछ जगह ऑर्गन के अंदर बोन मिलती है, उनको बोलते हैं विसरल बोन। फाउंड इन दीज बोन्स आर फाउंड इन विसरा। विसरा या ऑर्गन में बोन मिले तो बोलेंगे विसरल बोन, विसरा या ऑर्गन में बोन मिले तो विसरल बोन। एग्जाम्पल, ओस कॉर्डिस, ओस पेनिस, ओस पाल्पेब्री, ओस रोस्टरिस, ओस फाल्सिफरम, ओस कौन सी बच गई? ओस क्लाइटोरिस। ओस वर्ड लगा देते हैं जो विसरल बोन के लिए, जो सभी के आगे ओस लगा हुआ है। ओस कॉर्डिस, हार्ट के अंदर बोन। हिरण जो होता है, डियर जो होता है, उसके हार्ट में भी बोन होती है। दुनिया में कई हार्ट में बोन नहीं होती, लेकिन डियर में हार्ट में बोन होती है। बोन इन हार्ट, डियर। ओस पेनिस, बोन इन पेनिस। एग्जाम्पल, बैट, रैट, सम कार्निवोर्स। ओस पाल्पेब्री, बोन इन क्रोकोडाइल, सॉरी, बोन इन आईलिड, क्रोकोडाइल। बोन इन स्नाउट, पिग। बोन इन पाम, हथेली में बोन, मोल। एग्जाम्पल, मोल। ओस क्लाइटोरिस, बोन इन क्लाइटोरिस। सम कार्निवोर्स। ठीक है, ये कुछ बोन है जो हार्ट के अंदर बोन नहीं होती, लेकिन कुछ जगह हार्ट की बोन को स्कोर्डिस बोलेंगे। पेनिस में बोन नहीं होती, मस्कुलर ऑर्गन होता है। बैट में, चमगादड़ में, रैट में, चूहे में, कुछ डॉग वगैरह है, कार्निवोर्स है, उसमें भी पेनिस में बोन मिलती है। आईलिड इसको बोलते हैं, ये जो आईलिड है इसमें बोन मिलती है मगरमच्छ के अंदर। इसका दूसरा नाम पाल्पेब्री है। आईलिड का दूसरा नाम क्या है? पाल्पेब्री है दूसरा नाम आईलिड का। तो बोन को बोलेंगे ओस पाल्पेब्री। मुंह आगे की तरफ निकल जाए तो बोलते स्नाउट। तो स्नाउट में बोन, सुअर के स्नाउट में बोन होती है ओस रोस्ट्रलिस। रोस्ट्रम वर्ड आया स्नाउट के लिए। पाम या हथेली में बोन होती है ओस फाल्सिफरम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेनिस के होमोलोगस माना गया है क्लाइटोरिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बॉडी के बाहर ग्रेनुल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल के अंदर। बॉडी के बाहर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। पेनिस के बराबर मानी गई है। उसमें भी बोन कुछ जगह मिली है, जो कुछ कार्निवोर्स में उसको बोलते हैं ओस क्लाइटोरिस। तो ये थी बोन, विसरल बोन। विसरा के अंदर थी, ऑर्गन के अंदर थी, इसलिए इसका नाम है। और विसरल बोन थी जो विसरा में मिलती है। जो
इसके अलावा बॉन्ड की बात चल रही थी जो है, तो मैं इस वीडियो को रोक के कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा वीडियो जो है कंटिन्यू हो जाएगा, वरना टाइम होने वाला है, कट जाएगा अगर मैं नहीं रोकूंगा तो। जो